अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने कहा कि रियासत के मुसलमानों को कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिए गए 4% तहफ़्फ़ुज़ात को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी या वज़ीर दाखिला अमित शाह ख़त्म नहीं कर सकते। तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत है। कांग्रेस ने ही मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए हैं और उन तहफ़्फ़ुज़ात को बचाने की जिम्मेदारी भी कांग्रेस पार्टी पर ही आयद होती है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बड़े बड़े वकला की मदद से मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को यकीनी बनाया जाएगा। चीफ मिनिस्टर आज हैदराबाद के LB स्टेडियम में हुकूमत की दावत इफ्तार से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह चेवल्ला और LB स्टेडियम के जलसे आम से खिताब करते हुए मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करने का ऐलान कर रहे थे, लेकिन वो इस शयनशीन से मोदी और अमित शाह को चैलेंज करते हैं कि वो किसी भी सूरत में मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म नहीं कर सकते। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों की तरक्की और बहबूद की पाबंद अहद है। दीगर तबक़ात की तरह मुसलमानों को भी हर शोबे में मुनासिब नुमाइंदगी देने का फैसला किया गया है। ख़ब्ल अज़ीज़ सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने मुख्तसर से खिताब में कहा कि तेलंगाना में फिस्ताई और नफरत पैदा करने वाली ताकतों का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस हुकूमत का ताउन किया जाएगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि तेलंगाना अमन और गंगा जमनी तहजीब और मजबूत होगी और उन्होंने जाहिर की कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी तेलंगाना को मज़ीद मजबूत और खूबसूरत बनाएंगे। इस दावत इफ्तार से रियासती हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर और दूसरों ने भी खिताब किया। दावत इफ्तार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, उलमा व मशाइखीन, रियासती वज़रा, सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्लाह हुसैनी, सदर उर्दू अकेडमी ताहिर बिन हमदान, सदर नशीन अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन उबैदुल्ला कोतवाल, सदर नशीन हज कमेटी सैयद गुलाम अफजल बियाबानी, मजलिस के अरकान असम्बली और कांग्रेस के सीनियर कायदीन इस इफ्तार पार्टी में शरीक थे। नज़्म के साथ इफ्तार कीजिए, उसके बाद अजान होगी, नमाज होगी, उसके बाद ताम का एहतमाम किया जाएगा। एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए। सीएम पेशी में जिस दिन डॉक्टर YS राजशेखर रेड्डी जी था, जन्नत हुसैन जी ऑफिसर थे, आज शहनवाज कासिम सीएम पेशी में है। सरकार के एडवाइज़र बनाए तो शब्बीर अली जी को बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन में भी आपको रिप्रेजेंटेशन दिए। अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब से ये बात कहा, आने वाले दिनों में जो तेलंगाना में यूनिवर्सिटीज है, एक यूनिवर्सिटी को ज़रूर माइनॉरिटी वाइस चांसलर बनाने के लिए मैं बात दिया हूँ। आप लोगों से मैं साफ कहना चाहता हूँ, जहाँ पर भी मौका मिले माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा मिल जाएंगे। परसों आप देखें, चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो रेल के लिए ये ओल्ड सिटी बोले तो मैं बोला ये ओल्ड सिटी नहीं है, ये ओरिजिनल सिटी है। वो ओरिजिनल सिटी को हम लोग मेट्रो रेल देने के लिए वादा किए। जो भी डबल बेडरूम घर देने वाले हैं, आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन से लोन देने वाले हैं, सब सारे माइनॉरिटी भाइयों का हिस्सा, आपके हिस्सा आपको बराबर मिल जाएंगे, आपके घर पे मिल जाएंगे। आके पूछने का, दरखास्त रखने का कोई ज़रूरी नहीं है। और परसों मैं देखा, पिछले बार भी चेवल्ला में और परसों भी अमित शाह जी ने ये कह रहा है कि मुसलमानों को जो कांग्रेस पार्टी 4% रिजर्वेशन दिया था, भारतीय जनता पार्टी निकालने वाले हैं। मैं साफ अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, ये कांग्रेस की सरकार है, तेलंगाना में कांग्रेस के अड्डा है। 4% रिजर्वेशन निकालने का हिम्मत ना नरेंद्र मोदी जी से या नहीं है तो अमित शाह जी से नहीं हो जाएंगे। हम खड़े रहकर सुप्रीम कोर्ट में अच्छा वकीलों को लगा के हम लड़के 4% रिजर्वेशन दिया हुआ है कांग्रेस पार्टी ने, उसको बचाने का भी जिम्मेदारी हमारी है। इसीलिए मैं रमज़ान जो महीना है, बरकत के महीना है, आने वाले दिनों में हम अच्छा प्रोग्राम्स लेकर आगे आएंगे। आप लोगों को पता है, अगर कांग्रेस ऐसे सरकार की तरफ से इतना अच्छा प्रोग्राम लिए तो MIM के सब सारे नेतागण यहाँ पर मौजूद हुए। इसका मतलब हमारे सरकार सर्कुलर सरकार है, सबको साथ में लेकर आगे चलाने वाले हैं। आप लोगों के दुआ रहना,
इस महीने में हम जो भी मांगेंगे अल्लाह मियाँ से सब मिल जाएंगे। आप सब लोग 4 करोड़ तेलंगाना जनता के लिए दुआ मांगो। तेलंगाना सरकार, तेलंगाना तरक्की करना है, दुनिया में सबसे आगे जाने के लिए आपके मदद बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को साथ में लेकर, हिंदू मुसलमान मेरे लिए 2 आंखें हैं, एक आंख नहीं है तो कोई भी सही तरीका से नहीं चल सकते। इसीलिए इस हिंदू मुसलमान भाइयों को साथ में लेकर चलाए तो ही। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम जनाब रेवंत रेड्डी साहब, वज़ीर आला तेलंगाना, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मोहतरम जनाब विक्रम भट्टी साहब, मोहतरम जनाब मोहम्मद अली शब्बीर साहब, सीनियर कांग्रेसी क़ायद व एडवाइज़र तेलंगाना, शहनशीन बतशरीफ़ फरमा मोअज़्ज़ज़ अरकान कौम और मिलत, कांग्रेस पार्टी, एमआईएम पार्टी और दीगर सियासी पार्टियों के तमाम क़ायदीन, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, मैं आप तमाम को रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना में ये अमन और ये गंगा जमुनी तहज़ीब और मज़बूत होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे वज़ीर आला इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना को और मज़बूत और ख़ूबसूरत बनाएंगे और इसमें यकीनन हमारी पार्टी की तरफ से आपको पूरा ताउन हासिल होगा। मैं फिर से कह रहा हूँ कि तेलंगाना में हम फ़िस्ताई ताकतों को और नफ़रत फैलाने वालों को, हम तमाम को मिलकर इन तमाम नफ़रत पैदा करने वालों को, घरों को तोड़ने वालों को, हमको मिलकर तेलंगाना को मज़बूत रखना है, उसकी हिफाजत करना है। मैं वज़ीर आला से एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि CAA के बारे में भी आपकी पार्टी का मौक़िफ़ वाज़ेह है। अगर आप एक तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने जुमे को ऐलान किया कि रियासती हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद में होटलों, दुकानों और दीगर इदारों को रमज़ान के मुक़द्दस महीने के दौरान हर दिन रात 4 बजे तक खुला रहने की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। शब्बीर अली ने ये ऐलान चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत के बाद LB स्टेडियम में मुनक़िदा रियासती हुकूमत की दावत इफ्तार तकरीब में किया। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी ए शांति कुमारी को इसी रात ज़रूरी अहकाम जारी करने की हिदायत दी है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। एक ज़रूरी ऐलान भाई, अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने सबसे मशवरा करके ये ऐलान किया है, माह रमज़ान पूरा 1 महीने तक रात के 2 बजे तक तमाम होटलें और दुकानें पूरी खुली रहेंगे और किसी को 4 बजे तक, अभी CM साहब ने कहा कि 2 नहीं 4 बजे तक, यानी शहर तक पूरे होटलें और दुकानें खुले रहेंगे। अभी चीफ सेक्रेटरी साहब के जरिए कल आप लोगों को ऑर्डर भी इशू हो जाएगा, वो ऐलान मैं कर रहा हूँ। मैं आपकी जानिब से चीफ मिनिस्टर तेलंगाना, डिप्टी CM साहब से, तमाम कैबिनेट के लोगों से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग भी तालियां की गूंज में CM का। लोकसभा इंतखाबात से कबल BRS को बड़ा झटका लगा है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने चंद्रशेखर राव की दुख्तर व MLC कविता को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली शराब घोटाला केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया है। तलाशी वारंट के साथ दिल्ली से आने वाली ED के 10 अफसरान ने तकरीबन 4 घंटे तक उनके घर की मुकम्मल तलाशी ली। कई दस्तावेजात और कविता के फ़ोन जब्त कर लिए गए। बाद में ED के अहदेदारों ने कहा कि उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। इसके साथ ही कविता की क़यामगाह के सामने BRS पार्टी के कारकुनों की कसीर तादाद जमा हो गई और ED की कार्रवाई के खिलाफ धरना दिया गया। इसी दौरान साबिक़ वज़ीर KT रामाराव, जो कविता के भाई भी हैं, उन्होंने ED अफसरान से काफ़ी बहस की। उन्होंने कहा कि ED के अफसरान सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। How many of Vijay, please record. How have they entered? Ask these questions. अरे मतलब door is open. Madam Bhanupriya Meena says, search is over and arrest warrant is produced, and now she says, hold on, and now she says we can't come in. Family cannot come in, and she also says that she has no transit warrant, she cannot produce before a magistrate, but she wants to make a case. Listen, you have given an undertaking in Supreme Court, and now you're violating it. You are in serious trouble. You are in serious trouble. You have the legal remedy always available. I'm telling you.
बीआरएस के रुकने असेंबली हरीश राव ने कविता की गिरफ्तारी की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत ने एक साजिश के तहत कविता को गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वाज़े अहकामात के बावजूद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अहदेदारों ने कविता को आज गिरफ्तार किया, जबकि कल इलेक्शन कमीशन की जानिब से लोकसभा के इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने वाला है। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले को लेकर बीआरएस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से रुजू होगी। ఇప్పటికే సుప్రీం కోర్టులో ఈడీఏ స్వయంగా చెప్పింది, వి విల్ నాట్ టేక్ ఎనీ కోహెసివ్ స్టెప్స్ అని సుప్రీం కోర్టులో స్వయంగా ఈడీఏ చెప్పింది. ఒకవైపు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానంలో మరి చెప్పినటువంటి మాటకు విరుద్ధంగా అది ఒక మహిళను శుక్రవారం రోజు అది సాయంత్రం 6:30 తర్వాత అరెస్ట్ చేయడం అంటే ఇది ఖచ్చితంగా రాజకీయ కుట్ర. ఇది రాజకీయంగా ఎన్నికల ముందు రేపు నోటిఫికేషన్ వస్తుందంటే ఇవాళ అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది మా పార్టీని దెబ్బతీయాలని ఒక పథకం ప్రకారంగా ఒక కుట్రతో చేస్తా ఉన్నారు. 19వ తేదీ కోర్టులో కేసులో ఉంది కదా, ఏమంత అర్జెంట్ వచ్చింది ఇవాళని అరెస్ట్ చేయాలని? కోర్టులో ఈ కేసు ఫుల్ మ్యాటర్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తా ఉన్నారు. మహిళల్ని ఈడీ అరెస్ట్ చేయొచ్చా చేయరాదా? ఇది మమతా బెనర్జీ వెస్ట్ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి గారి కుటుంబ సభ్యురాలిపైన, నళిని చిదంబరం గారిపైన, కవిత గారిపైన ఈ అన్ని కేసులు కలిపి సుప్రీంకోర్టు ఒకవైపు వింటా ఉంది. సుప్రీంకోర్టులో దీని మీద ఒకవైపు విచారణ జరుగుతూ ఉంటే, సుప్రీంకోర్టు దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం దీన్ని విచారిస్తూ ఉంటే, 3 రోజుల తర్వాతనే 19వ తేదీ సుప్రీంకోర్టులో మ్యాటర్ పెండింగ్లో ఉంటే ఇవాళ ఈ రోజు ఇంత అర్జెంటుగా అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటిది రేపు ఎలక్షన్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది కనుక పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో మమ్మల్ని దెబ్బతీయాలని ఇలా ఒక కుట్రతో చేసినటువంటిది అనేది ఇలా స్పష్టంగా రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ కూడా అర్థమవుతా ఉంది. అంటే ఇలా ఒక ఎమర్జెన్సీని మించిన పరిస్థితి, ఒక దౌర్జన్యపూర్వకంగా ఇవాళ కవిత గారి అరెస్ట్ జరిగింది. सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान बीजेपी के सीनियर लीडर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बीजेपी मल्काजगिरी उम्मीदवार ईटाला राजेंद्र के साथ मल्काजगिरी हल्के में विजय संकल्प मेगा रोड शो का इनेकाद किया। इस रोड शो में तेलंगाना के रियासती सदर व मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी भी मौजूद थे। ये रोड शो मल्काजगिरी चौरस्ते तक तकरीबन 5 किलोमीटर तक जारी रहा। बीआरएस पार्टी के कायदीन एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का रुख कर रहे हैं। शहर से ताल्लुक़ रखने वाले दानम नागेंद्र ने घर वापसी करने का फैसला किया है। खैरताबाद हल्के के रुकने असेंबली दानम नागेंद्र ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से आज उन्होंने मुलाकात की। इस मौके पर डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी, पार्टी इंचार्ज दीपा दास मुंशी के अलावा दीगर कायदीन मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने ज़िले करीमनगर में एग्रीकल्चरल कॉलेज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी शोबे ज़राअत पर खुसूसी तवज्जो करते हुए किसानों की तरक्की के लिए कई एक इक़दाम कर रहे हैं और अनखरीब किसानों को रैतु भरोसा के तहत 10,000 से रकम में इजाफा करते हुए 15,000 रुपये अदा करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को 24 घंटे मुफ्त बरखी की सरबराही में हुकूमत संजीदगी के साथ काम कर रही है। कांग्रेस के रुकने कानून साज काउंसिल बालामुरी वेंकट ने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी ने अपने इख्तिदार के 100 दिन मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर तेलंगाना की आवाम काफ़ी खुश है और जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी ने कांग्रेस
सोनिया गांधी ने तेलंगाना की आवाम में खुशहाली लाने के लिए अलग रियासत की तश्कील अमल में लाई थी, लेकिन पिछली बीआरएस हुकूमत ने आवाम के ख्वाबों को चुकनाचूर कर दिया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने दोबारा रियासत को तरक्की की राह पर डाल दिया है। 100 डेज में जो हामी दिए है, जो पब्लिक को जो गारंटीज दिए, 6 गारंटीज में 5 गारंटीज ऑलरेडी इम्प्लीमेंट करे। जो महिला को फ्री ट्रांसपोर्ट रहने दो, 10 लाख का आरोग्यश्री रहने दो, 500 रुपये को गैस सिलेंडर और 200 यूनिट फ्री करंट। उसके साथ ही जो टीएसपीएससी का रिवैम्प करके रिस्ट्रक्चर करके जो टीएसपीएससी का जो जॉब कैलेंडर है, जो सब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 डेट से वो भी अनाउंस करे। जो डीएससी को जो 12,000 जैसे 11,000 रुपये 11,876 जो जॉब्स देते बोले वो भी अनाउंस करे। उसके साथ ही 500 करोड़ रुपए ये देते ग्रामीण क्षेत्र में जो हर मंडल में मॉडल स्कूल के लिए दिए। उसके साथ ही जितने भी गारंटीज कांग्रेस पार्टी ने जो प्रॉमिस दिया, और इंदिरम्मा इल्लू जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 3,500 का इंदिरम्मा इल्लू का स्कीम भी हमने जारी किया। उसके साथ ही जो भी गारंटीज अभी देने के 100 गारंटीज के लिए हम स्ट्रिक्ट है, 100% हम स्टिक ऑन है, वो सभी भी हम देंगे। यावत तेलंगाना के जो जितने भी जनता है, ये 100 दिन जो सेलिब्रेशन है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी करने के लिए पूरा जनता सेलिब्रेट करना, जिसके लिए हम तेलंगाना स्टेट्स बाइफर्केशन चाहे थे वो कांग्रेस पार्टी इम्प्लीमेंट कर रही है। और ये जो स्कीम है सिर्फ एमएलसी के तौर पे नहीं, एक आम स्टूडेंट के तौर पे मैं हमारे सीएम रेवंत रेड्डी साहब को भी थैंक्स देना चाह रहा हूँ। क्यों बोलते स्टूडेंट्स को इससे पहले जो भी प्रॉब्लम था, जो भी मुद्दा था, वो हम बात करने की कोशिश करें तो हमारे ऊपर केसेस रख के आज जेल में डालते थे। कांग्रेस गवर्नमेंट आने के 100 दिन में एक भी केस स्टूडेंट के ऊपर रजिस्टर नहीं हुआ, कहीं पे भी किसी को अरेस्ट नहीं करे। मतलब ये डेमोक्रेटिक वे से जो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो प्रोटेस्ट के तरह हम जा सक रहे हैं। उसका रिप्रेजेंटेशंस मैं एमएलसी से लेके मैं जाके सीएम साहब को दे रहा था। उसको स्कीम वो जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम का हल भी सीएम दे रहे हैं, और जो बाकी गारंटीज भी आने वाले दिनों में वो भी हम पूरा करेंगे। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि वो दस्तूरी ओहदे पर फायज हैं। यह ओहदा किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता, इसलिए उन्हें लोकसभा इंतखाबात से कबल किसी भी पार्टी का खंडवा पहनने की ज़रूरत नहीं है। मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि उनके फर्जंद अमित रेड्डी को कांग्रेस में शामिल होने की दावत मौसूल हुई है, लेकिन अमित ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। सुखेंद्र रेड्डी ने वाजे किया कि अमित रेड्डी नलगुंडा लोकसभा से बीआरएस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करने के ख्वाह थे, लेकिन बीआरएस के चंद कायदीन की जानिब से उन्हें तायद हासिल नहीं हुई, जिसकी वजह से उनके फर्जंद ने बीआरएस के टिकट पर मुकाबला करने के फैसले से दस्तबरदारी इख्तियार की। सुखेंद्र रेड्डी ने कहा कि अगरचे के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन वो उनसे असेंबली इजलास के अलावा दूसरे किसी भी मुकाम पर मुलाकात नहीं की है। पटनचेरू के रुकन असेंबली महिपाल रेड्डी के भाई मधुसूदन रेड्डी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये के मुताबिक पटनचेरू मंडल के लकड़ारम मौजू में उनकी संतोष ग्रेनाइट माइनिंग के नाम से क्रशर कंपनी है। मधुसूदन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने गैर कानूनी कांकनी की और इजाज़त से ज़्यादा पत्थर तोड़े हैं। इस सिलसिले में तहसीलदार की शिकायत पर पुलिस ने मधुसूदन के खिलाफ गैर कानूनी माइनिंग और धोखाधड़ी के दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। क्रशर को जब्त कर लिया गया है। रुकन असेंबली के भाई की गिरफ्तारी के बाद बीआरएस कारकुनों ने एहतजाज किया, जिसकी वजह से हल्की सी कशीदगी फैल गई। बीआरएस कायद व साबिक वजीर हरीश राव ने इल्ज़ाम लगाया कि 100 दिन के अंदर अपने ऐलान के मुताबिक आवाम से किए गए वादों को पूरा करने में कांग्रेस हुकूमत नाकाम साबित हुई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 100 दिन में वादे तो पूरे नहीं किए, लेकिन उन 100 दिनों में 10 मरतबा वो दिल्ली के चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने कहा कि 100 दिन में रेवंत रेड्डी हुकूमत ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की, लेकिन तेलंगाना को नुकसान ज़रूर पहुंचाया। मरकज़ के पास तेलंगाना की इज्जत नफ्स को गिरवी रख दिया। रैतु बंधु स्कीम की रकम अदा नहीं की गई। इन 100 दिनों के अंदर 174 किसानों ने खुदकशी कर ली, जिन्हें कांग्रेस ने रैतु बंधु स्कीम के तहत इजाफी रकम देने का वादा किया था और फसल पर बोनस देने का भी वादा किया था। साथ ही 2 लाख रुपए तक के ज़रूरी खर्च माफ़ करने का वादा किया था, लेकिन उनमें से एक भी वादे को पूरा नहीं किया गया। కాంగ్రెస్ పాలన ఏంటంటే అక్రమ కేసులు బనాయించి ప్రతిపక్షాల మీద ఒత్తిడి పెట్టి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేర్చుకునే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. ఎవరైనా పార్టీలో చేరమంటే వాళ్ళను రకరకాల వేధింపులకు గురి చేయడం, కేసులు పెట్టడం ఇవాళ కాంగ్రెస్ పార్టీ నైజంగా మారిపోయింది. ఇవాళ మా పటాన్చెరు శాసనసభ్యులు మహిపాల్ రెడ్డి గారి సోదరుడి ఇంటికి ఉదయం 3 గంటలకు వందల మంది పోలీసులు వెళ్లి ఆయన అరెస్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేసినారు.
ఆయన ఏమన్నా బంద్ मरकजी वजीर सयाहत और तेलंगाना में बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने जुमे को पुरजोर अंदाज में कहा कि उनकी पार्टी तेलंगाना में लोकसभा के आने वाले इंतखाबात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए किशन रेड्डी ने दावा किया कि गुज़िश्ता 10 साल की वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरानी से अवाम खुश हैं, जिन्होंने मुल्क और अवाम की तरक्की के लिए कई इनकलाबी प्रोग्रामों पर अमल आवरी की। किशन रेड्डी ने कहा कि आने वाले 5 साल के दौरान भी बीजेपी उसी अंदाज में काम करेगी। उन्होंने रिमार्क किया कि एनडीए इत्तेहाद को 400 लोकसभा की सीटें हासिल होंगी, जबकि तेलंगाना में तमाम 17 सीटों पर बीजेपी कामयाब होगी। बीआरएस पार्टी ने हैदराबाद लोकसभा हल्के को अपने इंतखाबी हलीफ जमात बहुजन समाज पार्टी के लिए छोड़ दिया है। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र बीआरएस और बीएसपी के दरमियान इंतखाबी मुफाहिमत तय हुई है। इस सिलसिले में बीआरएस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, बीएसपी के रियासती सदर डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार ने 5 मार्च को मुलाकात करते हुए सीटों की तकसीम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया था। इब्तिदा में बीएसपी ने पेद्दापल्ली और नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के को उनके लिए मख्तस करने की ख्वाहिश की थी, लेकिन बताया गया कि पेद्दापल्ली लोकसभा से बीआरएस पार्टी ने पहले ही साबिक वजीर कोपुला ईश्वर को उम्मीदवार बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसके पेश नज़र पेद्दापल्ली के बजाय हैदराबाद लोकसभा हल्के को बीएसपी के लिए छोड़ देने का फैसला किया गया है। बताया गया कि बीआरएस की इस पेशकश को प्रवीण कुमार ने कबूल कर लिया और उनकी पार्टी आने वाले लोकसभा इंतखाबात में हैदराबाद के अलावा नागर कर्नूल पार्लिमानी हल्के से मुकाबला करेगी। बीआरएस पार्टी ने नागर कर्नूल लोकसभा हल्के से बीएसपी के रियासती सदर प्रवीण कुमार को मुश्तरिका तौर पर उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत ने लोकसभा इंतखाबात से कबल एक अहम फैसला लिया है। मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे से परेशान गाड़ी रानों को राहत दी गई है। मरकज़ ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फ़ीकस 2 रुपये की कमी का ऐलान किया। वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस के मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपये फ़ी लीटर कमी की गई है। नई कीमतों का इतलाक़ 15 मार्च की सुबह 6 बजे से हो चुका है। लोकसभा इंतखाबात के लिए कल यानी 16 मार्च को शेड्यूल जारी किया जाएगा। कल दोपहर 3 बजे सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात का शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज सोशल मीडिया के जरिए इस बात की इत्तला दी गई है। लोकसभा इंतखाबात के साथ साथ आंध्र प्रदेश समेत 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए भी तारीख का ऐलान किया जाएगा। मौजूदा लोकसभा की मियाद 16 जून को ख़त्म होने वाली है, जबकि आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम असेंबली के लिए जारिया साल इंतखाबात होने वाले हैं। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने मुल्क की कई रियासतों का दौरा किया। मकामी सियासी जमातों और ओहदेदारों के साथ इजलास तलब करने के बाद शेड्यूल को खतियत दी गई है। इस मरतबा के लोकसभा इंतखाबात में 85 साल की उम्र रखने वाले राय दहिंदों को पोस्टल बैलेट की सहूलत रहेगी, जो अपने घर से वोट के हक से इस्तेफादा कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन के एक ओहदेदार ने बताया कि लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना में पोलिंग स्टेशनों में इजाफा हो रहा है। 2019 के इंतखाबात में रियासत में 34,603 पोलिंग सेंटर्स थे। इस मरतबा ये तादाद 35,356 हो जाएगी। इसके अलावा राय दहिंदों की तादाद में भी इजाफा होने वाला है। 2019 में रियासत में राय दहिंदों की तादाद 2,96,97,279 थी। जारिया साल फरवरी में इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी करदा मुसविदा फहरिस्त राय दहिंदगान में राय दहिंदों की तादाद 3,30,21,735 तक पहुँच गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा शहरियत तरमीमी कानून पर रोक लगाने के लिए दायर दरखास्तों की समाअत के लिए रजामंदी जाहिर की है। जुमे को इंकशाफ हुआ है कि उन दरखास्तों पर 19 मार्च को समाअत होगी। केरला की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सीए के आईनी जवाज़ को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर फैसले तक एक्ट के निफाज पर रोक लगाने की दरखास्त की। मरकजी हुकूमत ने पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसे पड़ोसी ममालिक से महाजरीन के तौर पर हिंदुस्तान आने वाले गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तानी शहरियत फराहम करने के मकसद से शहरियत तरमीमी कानून लाया है। मरकजी वजारत दाखिला ने हाल ही में इस एक्ट को नोटिफाई किया है। आरजेडी सदर लालू प्रसाद यादव के बेटे और बिहार के साबिक वजीर तेज प्रताप यादव की तबीयत जुमे को अचानक खराब हो गई। उन्हें फौरी तौर पर पटना के एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने दोपहर में सीने में दर्द की शिकायत की थी। डॉक्टरों की टीम उनका मुआयना कर रही है। उनकी तबीयत खराब होने की खबर के बाद हामियों की बड़ी तादाद अस्पताल पहुँचना शुरू हो गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की बेज़ाब्तगियों के हवाले से कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने बेंगलुरु में कहा कि वज़ीर आज़म ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। आज सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का इंकशाफ कर दिया है कि बीजेपी ने
किस तरह इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसे बनाए हैं। प्राइम मिनिस्टर बहಳ हरिश्चंद्रन ಮಾತನ್ನ ಬಾಂಡ್ಸ್ SBI data shows that there are either दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुल्क के किसानों को दिल्ली आने की इजाज़त भी नहीं दी जा रही है, जबकि पाकिस्तानियों को पुलिस की हिफाजत में मुजाहरा करने की इजाज़त दी जा रही है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि पाकिस्तानियों को मेरे घर के बाहर मुकम्मल पुलिस तहफ़्फ़ुज़ और एहतराम के साथ एहतजाज करने की इजाज़त है और मुल्क के किसानों को दिल्ली आने की भी इजाज़त नहीं है। हिंदुस्तानी किसानों पर आंसू गैस के गोले, लाठियाँ, रॉड और गोलियाँ, जबकि पाकिस्तानियों को इतनी इज्जत दी जा रही है। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? इसी को लेकर मैं चिंतित हूं। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा? आजादी के बाद काफी बड़े स्तर के ऊपर माइग्रेशन हुआ था, बहुत सारे लोग भारत से पाकिस्तान। कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला और सीनियर बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा पर पॉक्सो एक्ट के तहत FIR दर्ज हुआ है। साबिक CM के खिलाफ एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ करने के इल्ज़ाम में FIR दर्ज की गई है। मामला 2 फरवरी को बेंगलुरु का है। लोकल पुलिस स्टेशन में FIR की गई है। 17 साल की मुतासिरा की शिकायत की बुनियाद पर बेंगलुरु के सदाशिव नगर पुलिस स्टेशन में BS येदियुरप्पा के खिलाफ पॉक्सो के एक्ट और 354A के तहत मामला दर्ज किया गया है। हालांकि कर्नाटक DIG ने मामले को ADGP के तहत CID को सौंप दिया है। इधर येदियुरप्पा ने कहा कि उन पर लगे सभी इल्ज़ाम झूठे हैं, लेकिन मैं अभी ये नहीं कह सकता कि इसके पीछे कोई सियासी मकसद है या नहीं। ತಾಯಿ ಮಗಳು ಅಲ್ಲೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಇದು ಯಾಕೋ ಆರೋಗ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಸರಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡೋ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಅವರನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಈಗ FIR ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು। महकमा मौसमियात ने आने वाले 6 दिनों के दौरान तेलंगाना में कहीं कहीं या चंद मकामात पर हल्की ता औसत बारिश या बूंदाबांदी की पेशकयासी की है। जुमे को जारी करदा यौमिया मौसमी रिपोर्ट में कहा गया कि 21 मार्च तक रियासत में मौसम के खुश्क रहने का इम्कान है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तेलंगाना में 1 या 2 मकामात पर बारिश हुई। जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब आदिलाबाद में आज़म तरीन दर्ज हरारत 38.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद में जुमे को आज़म तरीन दर्ज हरारत तकरीबन 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेलंगाना स्टेट डेवलपमेंट प्लानिंग सोसाइटी के मुताबिक निर्मल रूरल मंडल में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि आदिलाबाद अर्बन मंडल में मैक्सिमम टेम्परेचर 40.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।